अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम और आप देख रहे हैं इन्फो इन मियम। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हज़ारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। वो चीज़ हम इंसानों के लिए समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते थे। वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और इसको पूरी तरह दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था और इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल तरह का दिमाग है जो हम तमाम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद इनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका एल्बर्ट आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, इसने चुपके से एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि इसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वे थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से भी ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता चला तो इनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो इसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों पर पर्दा उठाकर इसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा तरीन सफ़र। डॉक्टर हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना चाहते थे। ये इनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वे प्रिंसटन के जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वे प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फ़ोटोज़ ली और फिर इसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। इस मसले को लेकर डॉक्टर हार्वे का, क्योंकि इनकी बीवी अक्सर इनको धमकियां देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा। डॉक्टर हार्वे ब्रेन लेकर कुंसिस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइज़र की नौकरी करने लगे और यहाँ वो अपने फारिग वक्त में एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहते थे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा इनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ आ गई कि इनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी इन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोएथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर में न्यूरोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज़ पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इंसानी ब्रेन तो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के इस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम आता है, जबकि
राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। फ़र्ज़ कर लें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर। इसी दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है और कुछ उल्टा। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ़्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फ़ौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को सही किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो इसने लेफ़्ट ब्रेन को सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक कर ली। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं इसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी इनका लेफ़्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रेंज कनेक्शन था, जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ़्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ़्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज़्यादा होने की एक और वजह रिसर्च पेपर में बताई गई कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का वज़न किया गया तो इसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजिंग आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। इनके पास चीज़ों को मेमोराइज़ करने की पावर बहुत कम थी, यहाँ तक कि इनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर को लॉजिकल तरीक़ों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि इनको रट्टा लगाकर याद करने के। लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन फेल हो जाते थे, जबकि सिर्फ मैथ्स और साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट थे जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तो इनके फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ एक ही दिन में एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने जियोमेट्रिकल के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलेशन के मास्टर भी बन चुके थे। इन सब्जेक्ट्स में इनकी इतनी मजबूत ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते तो प्रोफेसर भी घबराने लगते, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से इनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की इन थ्योरीज के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन इनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जबकि सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब इनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से ही जवाब तलाश करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से इनका ब्रेन इसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़िया द मटर म्यूज़ियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में महफूज रखा गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।